फिलोसफी में आप दो चीज़ें पढ़ते हैं बेसिकली। आप तो एक बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ने वाले हैं, दूसरा आप पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में आप क्या पढ़ेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद आपके एग्जाम में सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ओके, तो बिल्डिंग मटेरियल में हम बेसिकली 3 चीज़ों का स्टडी करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में ऐसे मटेरियल जो बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनकी सहायता से आप बिल्डिंग बना सकते हैं। यदि वो मटेरियल मौजूद ना हो तो आप बिल्डिंग को नहीं बना सकते। उन मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक तो होते हैं मटेरियल जो लोड को कैरी करते हैं, दूसरा होता है जो क्या करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं, तीसरे टाइप के मटेरियल होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वेदरिंग इफेक्ट से, मौसम के इफेक्ट से बचाने के लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब लोड कैरी वाले कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे आपका ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो लोड को कैरी करते हैं। बाइंडिंग के लिए जैसे आपका लाइम हो गया, लाइम, सीमेंट, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, 2 यूनिट को जोड़ते हैं। जैसे आप जब मैशनरी बनाते हैं, दीवार की चिनाई करते हैं, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, मोटार बनाते हैं। तो उस मोटार के अंदर क्या होता है, तो लाइम मोटार होगा या फिर वो सीमेंट का मोटार होगा। तो अपन लाइम और सीमेंट का यूज करते हैं। अब वेदर के इफेक्ट से बचाना यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो आप पेंट का यूज करेंगे, वार्निश का यूज करेंगे, है ना। इन सभी मटेरियल के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे और आपके एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में क्या वेटेज है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको देख लेते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए कि 2020 में जो पेपर हुआ था, 2020 के पहले वाले शिफ्ट के अंदर 11th क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड सेकंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वी कैन से दैट कि ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले का डेटा आपने देखा होगा बुक के अंदर, 2016 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन को मैंने चैप्टर वाइज किया है, डिटेल्ड एनालिसिस किया है। वहाँ से ही पता चला है कि 10 से 12 नंबर का वेटेज होता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। तो ऑन एन एवरेज 10 नंबर के भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं, तो हमारा ड्यूटी बनती है कि सब्जेक्ट को आप एनालिसिस करके पढ़ो। बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है तो डिटेल में पढ़ने लग गए, क्योंकि हमारे पास केवल एक टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर को बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, आइए देख लेते हैं। ये आपके पास टोटल 8 चैप्टर हैं। इन टोटल 8 चैप्टर में यहाँ पास 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम के अंतर्गत चैप्टर नंबर दिया हुआ है, दूसरे में चैप्टर नाम, तीसरे में दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 2016 से 20 तक पूछे गए हैं। पहला चैप्टर है आपका ब्रिक, है ना, ब्रिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसको शुद्ध देसी लैंग्वेज में ईंटा बोलते हैं। 16 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपके बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक के बारे में पढ़ेंगे। किस किस टाइप के स्टोन होते हैं आपने पढ़ा होगा, उन स्टोन के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी रॉक होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रॉक। उनको बहुत अच्छे से इस तरीके से देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीमेंट वाले चैप्टर से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंक्रीट वाले चैप्टर से 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कितने टाइप के कंक्रीट होता है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है ना। 5 से 7 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से कवर करना होगा कंक्रीट वाले चैप्टर को, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट, टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे। टिम्बर से 10 क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं। पेंट एंड वार्निश से अब तक के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेरफ एंड नॉन फेरफ टाइप के जो मटेरियल होते हैं, उन मटेरियल से अब तक के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल पा रहा है कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज लगभग सेम है, क्योंकि जो सब्जेक्ट का वेटेज 8 नंबर का है, 10 नंबर का है, 15 नंबर का है। अब नंबर का मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पर्टिकुलर चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक का, उनका एरिया भी, उनका दायरा भी फिक्स है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कंक्रीट वाला है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, सीमेंट वाला अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका दायरा भी बहुत बड़ा होता है। तो इन दायरे में से कि सीमेंट के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है,
कंक्रीट के कौन कौन से टॉपिक से अब तक के एमपी सब इंजीनियर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको दूसरे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपका मतलब है कि एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में जिन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, सबसे पहले तो आप उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ब्रिक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, तो ब्रिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं पहले उन टॉपिक का नाम लिखवा के दे देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किन किन टॉपिक को स्टडी करना है। और इससे एक दो स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, दो टाइप के। जो पहले से पढ़े हुए हैं वो तो अपन रिवीजन भी कर सकते हैं वीडियो को डबल स्पीड पे देख करके, ठीक है, क्योंकि पहले से पढ़े हुए समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज के अंदर रहेगा, उनको टॉपिक पता चल जाएगा। दूसरा है जो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़े हुए हैं, वो तो नॉर्मल स्पीड पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और इसके जो नोट्स हैं आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग दिस बैच, आपको ज्वाइन करना है इस बैच को, तो आप क्या करिए, द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब कोई भी चैप्टर एंड होगा तो उस चैप्टर के एंड होने के बाद, मान लो 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो बनता है और इसके बाद वो चैप्टर एंड होता है, तो उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि उसके सिमिलर जो क्वेश्चन होते हैं, लाइक आपके एसएससी जेईई के एग्जाम हो गए, ठीक है, उसके सिमिलर क्वेश्चन, उन टॉपिक के क्वेश्चन, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास टाइम है, एसएससी जेईई के क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, ईएफई के इजी एंड मॉडरेट लेवल वाले उस टॉपिक के क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हम आपको लगवा के भी देंगे, आप उनको डबल स्पीड में प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, तो आपको केवल इस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, आप इसके फार्ट नोट्स बना लेना। फार्ट नोट्स की मदद से आप 2 से 3 घंटे में इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आप क्या करिए, 5 से 7 दिन इस वीडियो को, इन सब्जेक्ट को पढ़िए जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, ये गारंटी है हमारी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 95% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारे लेक्चर को देखने के बाद सब इंजीनियर लेवल के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि हम सब इंजीनियर के लेवल को ही पढ़ा रहे हैं। जो 2020 का लेवल था उससे 20% एबव, तो सारे क्वेश्चन आप लगा लेना, फार्ट नोट्स की मदद से रिवीजन कर लेना। रिवीजन होने के बाद आप ऐप के अंदर आपके सेक्शन में ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है, तो उस टेस्ट को प्रॉपर तरीके से लगाना है, 50 नंबर का टेस्ट होता है, 45 मिनट के आसपास का टाइम होता है, एग्जाम जैसे टाइम रहता है, प्रॉपर उसको लगाइएगा। लगाने के बाद जिन क्वेश्चन है, मान लीजिए 50 में आपके 35 नंबर आते हैं, तो आप क्या करेंगे, उन सबके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मैंने नंबर आपको ऊपर दिया था, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वाले चैप्टर को। गाइज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा पहला चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला वाला चैप्टर है ब्रिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्रिक तो सभी लोग अवगत ही होंगे, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं वो बिल्डिंग भी आपके ब्रिक से बनी हुई है, ठीक है, जो लोड को कैरी कर रही है। तो इनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे देख लेते हैं। मेन यही चीज़ होता है समझ में आ जाए, बाकी पढ़ना तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम ब्रिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, ऊपर की इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको। दूसरा वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम ये देखेंगे, जब हम ब्रिक को बनाते हैं तो ब्रिक को बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होती है, तो उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए जो कि हमें अच्छी ब्रिक बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। कंपोजिशन या फिर इंग्रेडिएंट या फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है। उस मिट्टी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए उनके बारे में स्टडी करेंगे। तीसरा जो वाला टॉपिक रहने वाला है, ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा या फिर उनके होने से हमारे ब्रिक को नुकसान होता है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट। भैया आप किससे ब्रिक बनाएंगे, आप मिट्टी से ब्रिक बनाएंगे, तो उस मिट्टी के अंदर 2 टाइप के इंग्रेडिएंट होंगे। एक तो होंगे जो ब्रिक को अच्छे ब्रिक बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे, और दूसरे होंगे, हो सकता है कि वो ब्रिक को नुकसान पहुंचाएं, तो उनको हमें हटाना भी पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जैसे येलो कलर वाले मान लो, समझ लो कि बेफ्ट वाले हैं,
जो हमें ब्रिक बनाने के लिए हेल्पफुल करेंगे, और जो रेड कलर वाले यहाँ मैं दिखा रहा हूँ वो हो सकता है आपके हार्मफुल इंग्रेडिएंट हो। तो उन दोनों टाइप के इंग्रेडिएंट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा ब्रिक के क्लासिफिकेशन। ब्रिक की क्वालिटी के आधार पर ब्रिक को कई टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, ब्रिक के यूज के आधार पर ब्रिक को कई टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। तो ब्रिक के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, अलग अलग टाइप की जो ब्रिक होती है ना, बुल नोज ब्रिक क्या होती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होती है, हनी कॉम ब्रिक क्या होती है, सारी ब्रिक को हम देखेंगे। क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक, एक अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक होती है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि उसको हम परमानेंट स्ट्रक्चर सुपीरियर वर्क में यूज कर पाएँ। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा 6 नंबर का टॉपिक, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे सारे टॉपिक हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगला जो 6वें नंबर का हमारा टॉपिक रहेगा, ब्रिक को बनाने की क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक को यूज करने से पहले कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। डिफेक्ट ऑफ ब्रिक, ब्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, है ना, इफ्लोरेसेंस होता है, चप्स होता है, उन सबको हम देखने वाले हैं। ब्लोटिंग होता है, बहुत सारे होते हैं। शेप ऑफ ब्रिक, ब्रिक के शेप के बारे में, अब ये टॉपिक किसी एग्जाम में नहीं पढ़ते आप लोग, लेकिन एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है ब्रिक के शेप के बारे में। पेविंग ब्रिक क्या होती है, ऐसे 7-8 टाइप के टाइप होते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर हम कुछ 8 से 10 पॉइंट लिखवाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम जितने भी प्रीवियस ईयर के MCQs हैं, प्रीवियस ईयर के MCQs हैं, कौन से MP सब इंजीनियर वाले, उनको तो हम कर ही लेंगे, प्लस अदर भी करेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। तो आपको टॉपिक भी पता चल गए, ये 10 टॉपिक हैं। आई थिंक 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छे से पहला वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल हम टू दी पॉइंट आपको बताएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो पॉइंट हेल्पफुल होते हैं। तो पहला वाला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, ठीक है, पहला वाला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। पहला वाला टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं समझ में आ रही होंगी, आपको आइडिया लग गया कि आपके सब्जेक्ट में कितना वेटेज है ना, आपके एग्जाम में क्या वेटेज है, आप कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और उन चैप्टर में से जो पहला वाला चैप्टर है, पहले वाले चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। ये जो 10 टॉपिक मैंने लिखवाए हैं ना, इन 10 टॉपिक के सभी टॉपिक से कहीं ना कहीं सब इंजीनियर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इनमें से भी ना आपको इस तरीके का मैं डेटा दे दूंगा कि आपको एक्यूरेट डेटा रहेगा, एक्यूरेट, बिल्कुल भी कोई मिसिंग नहीं रहेगी। आप उनको पढ़ लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप प्रॉपर लेक्चर को देखिएगा, रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, ऑनलाइन टेस्ट लगाइएगा। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, फुल गारंटी है BMC के अंदर। एक भी का मतलब होता है 95% क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आता तो 9 क्वेश्चन तो आप हर हाल में करके आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, टू दी पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, आप ये नोट्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। पहला लिखा हुआ जो ब्रिक होती है, ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है। जो ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज होती है उसमें जो लेंथ होती है गाइज वो 19 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर होती है। जो उसकी विड्थ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो हाइट होती है वो भी 9 सेंटीमीटर होती है। समझ पा रहे हैं ब्रिक का, ये ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज होती है। दूसरा होता है नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज का मतलब होता है जब ब्रिक को अपन मैशनरी वर्क में यूज कर देते हैं, तो जब मैशनरी वर्क में यूज करते हैं तो मोटार भी लगता है, उसके ऊपर मोटार भी लगता है, तो मोटार की थिकनेस को इंक्लूड कर दें। यदि मोटार की थिकनेस कितनी लेते हैं अपन, जनरली 10 सेंटीमीटर क्या लेते हैं, मोटार की थिकनेस लेते हैं, है ना, मैशनरी कैलकुलेशन में। तो इस स्टैंडर्ड साइज में 10% यदि आप ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका नॉमिनल साइज, जो कि 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा, विड्थ 10 सेंटीमीटर होगा, हाइट आपका हाइट जो ब्रिक का होगा 10 सेंटीमीटर होगा। अगले टाइप की ब्रिक होती है ट्रेडिशनल ब्रिक। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ट्रेडिशनल ब्रिक की जो साइज होती है वो होती है 9 इंच, 4.5 इंच इंटू 3 इंच, और 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। आप वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। 23 सेंटीमीटर लेंथ होगी,
विड्थ होगी 11.4 सेंटीमीटर और जो हाइट होगी वो होगी 7.6 सेंटीमीटर। ये होता है ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज। ठीक है, अब ब्रिक के ऊपर, ब्रिक के टॉप सरफेस में एक गड्ढा सा आप लोग देखते हैं, गड्ढा सा देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। सब कोई नाम से परिचित होंगे। ब्रिक के टॉप सरफेस में गड्ढा सा होता है, उसे बोलते हैं फ्रॉग, है ना। इंडेंट इन द ब्रिक, ब्रिक के टॉप सरफेस में होता है। अब उसकी साइज क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। उसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, विड्थ होती है 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसकी, फ्रॉग की। अब जो ये फ्रॉग होता है क्यों बनाया जाता है, ब्रिक के टॉप सरफेस में गड्ढा सा क्यों बनाया जाता है। देखिए, जब ब्रिक को यूज करते हैं मेसनरी वर्क में, उस टाइम क्या होता है, जो मोटार होता है उस गड्ढे में आ जाता है, उस फ्रॉग में आ जाता है और प्रॉपर एक पकड़ बनाने में काम करता है। यहाँ लिखा हुआ फ्रॉग इज प्रोवाइडेड ऑन टॉप सरफेस एंड इट इज़ यूजफुल इन की जॉइंट बिटवीन मोटार एंड ब्रिक। मोटार एंड ब्रिक भी प्रॉपर क्या होती है, जैसे एक कोई ब्रिक है, ब्रिक के टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस में गड्ढा होगा, इसके ऊपर जब सेकंड ब्रिक रखेंगे अपन, ठीक है, सेकंड ब्रिक, तो ब्रिक, सेकंड वाली ब्रिक का जो मोटार है ना, प्रॉपर एक बाइंडिंग बनती है। ठीक है, प्रॉपर बॉन्डिंग बनती है, प्रॉपर एक जॉइंट, जो जॉइंट मेंटेन हो पाता है, उसके लिए फ्रॉग बनाया जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक का वेट कितना होता है। 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक आती है भैया, 500 ब्रिक आती हैं। ठीक है, 500 ब्रिक आती हैं। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक का वेट कितना होता है, लगभग 1800 किलोग्राम के आसपास होता है। 1800 किलोग्राम होता है, थोड़ा बहुत कभी वेरी करता है। अच्छा, एक ब्रिक का वेट कितना होता है भैया, एक ब्रिक का जो वेट होता है 3 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक होता है। जो जनरल ब्रिक होती हैं, तो अलग अलग टाइप की ब्रिक की अलग अलग डेंसिटी होती है। हम जनरल ब्रिक की बात करते हैं, तो जो जनरल ब्रिक होती है उसकी जो डेंसिटी होती है 1700 से लेकर के 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1700 से लेकर के 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये यूनिट होती है। ठीक है, तो ये अपना पहला वाला टॉपिक कवर होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए ब्रिक के बारे में, जो मैंने आपको बताई है अभी। अपना अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है, एक हमारी जो अच्छी ब्रिक के लिए जो अच्छी ब्रिक के लिए जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उनके क्वांटिटी कितना होना चाहिए, उनका क्या रोल्स होता है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका हेडिंग है, फीडिंग को ध्यान में रखिए। इसमें आपको एक टेबल दिख रही होगी, इस टेबल को बहुत गौर से देखना है आपको। ये सीरियल नंबर है, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है और उनका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला आपको होता है सिलिका। सिलिका यानी सैंड। सैंड की मात्रा कितनी होती है भैया, 50 से 60% होती है। सैंड की मात्रा 50 से 60% होती है, किसके अंदर, उस अर्थ के अंदर, उस मिट्टी के अंदर जिससे आप ईंटा बनाने वाले, जिससे आप ब्रिक बनाने वाले हैं। ठीक है, सिलिका क्या प्रोवाइड करता है ब्रिक को, सिलिका प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। अब जो अलग अलग टर्म है ना, क्या हार्डनेस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये आप सारे के टर्म के बारे में फील लेते हैं फॉर्म के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी जरूरी होता है सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है कि लोड कितना ले पा रही है ना, लोड के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, यदि इस ब्रिक पे लोड आ रहा है तो कितना स्ट्रेंथ ले पा रही है। हार्डनेस क्या होता है, यदि उसको हम खिरोच रहे हैं तो क्या वो खिरोच रही है, मतलब ब्रिक के पार्टिकल बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, ये हार्डनेस यहाँ पास हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी यानी इसका टिकाऊ कितनी है, ब्रिक कितनी टिकाऊ है। तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, सिलिका। अगला है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% होती है, जिसका काम होता है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना। अभी प्लास्टिसिटी क्या होती है, जब ब्रिक को प्रॉपर तरीके से हम तैयार कर लेते हैं, मतलब अर्थ को प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेते हैं, फिर मोल्डिंग करते हैं, तो जो मोल्ड का शेप होता है उसी शेप में अपन ब्रिक को ढालना चाहते हैं। मोल्ड के शेप में हम ब्रिक को ढालना चाहते हैं, तो मोल्ड के प्रॉपर शेप में ही ब्रिक कब आएगी, जब उसके अंदर प्लास्टिसिटी अच्छी होगी, लसारपन अच्छा होगा, है ना। प्रॉपर तरीके से जिस शेप में चाहे उस शेप को अपन दे सकते हैं, वो होता है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, एल्यूमिना प्रोवाइड करता है।
अगला आपका होता है लाइम, जिसकी मात्रा 5% से कम होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है 5% से कम होनी चाहिए। सिलिका की मात्रा 50 से 60% होनी चाहिए। और आपका जो एल्यूमिना है उसकी मात्रा 20 से 30% होनी चाहिए। एल्यूमिना के बाद आता है लाइम, लाइम की मात्रा 5% से कम होना चाहिए। अब बोलेंगे क्यों? इसके अलावा क्या होता है कि जब लाइम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो ब्रिक को अनसाउंड बना देता है ना। दो ब्रिक को आपस में टकराएंगे तो कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, इसलिए लाइम की मात्रा 5% से कम होना चाहिए। अच्छा, लाइम क्या काम करता है? श्रिंकेज को रोकता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपकी रफ ब्रिक होती है, जो कच्ची ब्रिक होती है ना, उसमें श्रिंकेज को रोकता है। ठीक है, जो आपकी रफ ब्रिक होती है, जो मतलब अभी कच्ची ईंटा है, कच्ची ब्रिक है जो जलाई नहीं गई है, उसमें क्या करता है? श्रिंकेज को रोकता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है? जो आपके सिलिका के पार्टिकल होते हैं ना, इन सिलिका के पार्टिकल को जब ब्रिक को अपन जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, तो प्रॉपर क्या करता है? फ्यूज करता है और मिट्टी के पार्टिकल के साथ प्रॉपर मिल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो लाइम का दो काम हुआ। लाइम का पहला काम होता है जो रफ ब्रिक होती है उनमें श्रिंकेज को रोकना। जो फैंड होता है ना, फैंड अकेले फ्यूज नहीं हो सकता। आप सोचेंगे फैंड फ्यूज होता है, फैंड अकेले फ्यूज नहीं होता है, ये होता है इनफ्यूजिबल होता है। बट यदि इसके अंदर लाइम आ जाता है और टेम्परेचर रहता है तो क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। इसलिए बोलते हैं फ्लक्स। जो अपना लाइम होता है फ्लक्स के रूप में काम करता है। चलिए 3 बातें ध्यान में रखिएगा लाइम के बारे में। इसकी मात्रा 5% से कम होना चाहिए। रफ ब्रिक के अंदर श्रिंकेज को रोकता है। जो फैंड होता है फ्यूज नहीं होता, तो फैंड को फ्यूज करता है बर्निंग के टाइम पे। बर्निंग के टाइम पे जब लाइम मिल जाता है फैंड के साथ, तो ये फ्यूज हो जाता है ना। जो भट्टी होती है, किल्न होती है, वहाँ टेम्परेचर, एक जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। अगला होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5 से 6% रखी जाती है, 5 से 6%। इसका काम क्या होता है भैया? रेड कलर प्रोवाइड करना। जो ब्रिक होती है उस ब्रिक को रेड कलर प्रोवाइड करना। दूसरा होता है ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना और इम्परमेबिलिटी को बढ़ाना, अपारगम्यता को बढ़ाना, यानी ब्रिक के ऊपर से पानी ना पास हो। इम्परमेबिलिटी को बढ़ाना, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, इम्परमेबिलिटी बढ़ाता है। जो मेन रोल होता है किसका? आयरन ऑक्साइड का, वो होता है रेड कलर प्रोवाइड करना, रेड कलर प्रोवाइड करना। तो ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। फिर अगला होता है अगला इंग्रेडिएंट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की जो क्वांटिटी है ना 1% से कम होनी चाहिए। मैग्नीशिया की क्वांटिटी 1% से कम होनी चाहिए। ये क्या काम करता है? येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है, ब्रिक को येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। और साथ के साथ में श्रिंकेज को भी रोकता है। ये क्या करता है? श्रिंकेज को भी रोकता है यदि इसकी मात्रा 1% से कम है तो। ठीक है, अच्छा मान लो 1% से ज़्यादा हो जाएगी तो भैया ब्रिक को डिके कर देता है, ब्रिक को ख़राब कर देता है, ब्रिक को डिके कर देता है, ब्रिक को ख़राब कर देता है। इन इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखिएगा। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, दीज आर द इंग्रेडिएंट जो कोई ब्रिक वाले जो ब्रिक बनाएंगे, जिस मिट्टी से बनाएंगे उस मिट्टी के अंदर इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं ब्रिक अर्थ में जो कि हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। अगला पहला आपका है लाइम। पहला आपका क्या है? लाइम। लाइम की मात्रा कितना होना चाहिए भैया? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, 50 से 60%। अब लाइम की मात्रा मान लो 50 से 60% से ज़्यादा है, उस केस में क्या होगी? ब्रिक क्या होती है भैया? अनफाउंडनेस हो जाती है। ब्रिक क्या होती है? अनफाउंडनेस हो जाती है। साथ के साथ में उसको जो रेड कलर से कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अनफाउंडनेस हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन होता है, ब्रिक कमज़ोर पड़ जाती है। ये होता है लाइम की मात्रा ज़्यादा होने से। एल्कली, अब यहाँ पर ये है कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट का मतलब ये नहीं होता कि हार्मफुल होता है लाइम। लाइम की मात्रा तो होनी चाहिए। अब मैं अभी आपको एक चीज़ यहाँ पर, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया सिलिका की मात्रा 50 से 60%, लाइम की मात्रा 5% से कम। सॉरी गाइज, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पास जो सिलिका की मात्रा 50 से 60%, सिलिका की मात्रा 50 से 60%, लाइम की मात्रा 5% से कम होनी चाहिए। लाइम की मात्रा 5% से कम होना चाहिए। लाइम का अच्छा खासा रोल भी होता है, ठीक है, श्रिंकेज को भी रोकता है, साथ साथ में क्या करता है? सिलिका को भी फ्यूज करता है। लेकिन लाइम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो अनफाउंडनेस की प्रॉब्लम होती है। रेड कलर से जो ब्रिक है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
लाइम के जो लंप होते हैं मॉइस्चर को खींचते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, ब्रिक में स्वेलिंग होगी, है ना। ब्रिक क्या होती है, कमज़ोर होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, टूटने लग जाती है। अगला आपका जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है, ये जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे एल्कलीज। एल्कलीज किसकी वजह से होता है, ये सोडा और पोटाश की वजह से होता है, सोडा एंड पोटाश की वजह से होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक का शेप तो लूज होगा ही होगा, साथ के साथ उसमें पैचेस आ जाते हैं। क्या आते हैं, वाइड पैचेस आ जाते हैं। आगे इफ्लोरेसेंस टेस्ट में हम देखने वाले हैं, पैचेस आ जाते हैं जिसे बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। तो एल्कलीज की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर हो, बिल्कुल अलाउ ही नहीं होती। सोडा एंड पोटाश होता है Na2O एंड K2O, इनकी मात्रा यदि ब्रिक अर्थ के अंदर है तो ब्रिक को क्या करेगा भैया, लूज शेप देता है, शेप लूज हो जाता है। साथ में ब्रिक में क्या होता है, वाइड पैचेस आ जाते हैं, वाइड पैचेस आ जाते होंगे। अगले टाइप का जो आपका हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है आयरन पायराइट। क्या होता है भैया, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का काम क्या होता है, देखिए जो आयरन पायराइट का जो मेन काम होता है, जो आपने वो पढ़ा है ना, आयरन कई पढ़े होंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, वहीं से आता है आयरन पायराइट, वहीं से आता है आयरन पायराइट। तो जो ये आयरन पायराइट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है ब्रिक के अंदर, तो ब्रिक को डिसइंटीग्रेट करता है, क्या करता है, ब्रिक को कमज़ोर बनाता है, ब्रिक को क्या करता है, कमज़ोर बना देता है। ये इंपॉर्टेंट है, डिसइंटीग्रेट करता है, इतना ध्यान में रखिएगा। अगला आपका है पेबल्स, ग्रेवल्स एंड ग्रिड्स। यदि ब्रिक अर्थ के अंदर मान लो पेबल्स हैं, पेबल्स यानी पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ग्रेवल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल हैं। तो जो ब्रिक की जो अर्थ होती है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी को जब मिलाते हैं, यदि उस मिट्टी के अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पार्टिकल, बड़े बड़े पत्थर हैं, ग्रेवल्स हैं, तो भैया आप ब्रिक अर्थ को प्रॉपर यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं कर पाओगे, यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं करोगे। जब आप यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो प्रॉपर शेप कैसे दे पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है। एक अगले टाइप का होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है भैया, ऑर्गेनिक मैटर। नोट्स में सब कुछ लिखा रहेगा, जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करें, घबराइए नहीं। ऑर्गेनिक मैटर तो एक तरीके का बहुत अच्छी बात होती है कि जब ब्रिक को अपन जलाते हैं तो जलाने में हेल्प करता है। लेकिन मान लो ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से जल नहीं पाया, घास फूस प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाया, तो ब्रिक के अंदर क्या होता है, पोरस हो जाता है। ब्रिक के अंदर क्या होते हैं, पोर्स हो जाते हैं। पोर्स के होने की वजह से ब्रिक क्या होती है, वीक हो जाती है, ब्रिक क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने देख लिया, इनको अच्छे से देखना है, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है। ब्रिक को जनरली दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है अनब्रंट ब्रिक, दूसरा है ब्रंट ब्रिक्स, यानी अध जली ईंटें और पूरी तरीके से जली हुई ईंटें, पूरी तरीके से जली हुई ब्रिक्स, और आधे तरीके से यानी प्रॉपर तरीके से जली नहीं है, उनके बारे में। दो टाइप की ब्रिक होती है, जो अर्ध जली ब्रिक होती है, जो प्रॉपर नहीं जली होती है, तो वो कौन सी ब्रिक होती है, देखो अनब्रंट ब्रिक और ब्रंट ब्रिक, ठीक है। अब अनब्रंट ब्रिक में दो टाइप की ब्रिक होती हैं, दो टाइप की ब्रिक। पहला क्या होता है, आपने ब्रिक को बनाया और ब्रिक को क्या किया, आपने सन में, धूप में प्रॉपर उसको ड्राई होने के लिए रख दिया, धूप में प्रॉपर ड्राई होने के लिए रख दिया, वो आपकी अनब्रंट ब्रिक में आती हैं, अनब्रंट ब्रिक में आती है। दूसरा होता है आपने भट्टे में लगाया ब्रिक को, ब्रिक प्रॉपर जली नहीं, वो भी अनब्रंट ब्रिक में आ जाएंगे, जिनका यूज अपन केवल टेम्परेरी एंड चीप स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। आप वहाँ नहीं कर सकते जहाँ वारिफ होती है, जहाँ वारिफ ना हो, जहाँ पानी बिल्कुल भी ना पड़े, वहाँ अपन इस ब्रिक को यूज कर सकते हैं, बहुत रेयरली यूज होती है ये वाली। दूसरा होता है जली हुई ईंटें, है ना, जो आप क्लैंप के अंदर, किल्न के अंदर प्रॉपर तरीके से जलाते हैं, प्रॉपर तरीके से जलाते हैं, उन ब्रिक की हम बात कर रहे हैं। अब वो जलने के बाद भी उसमें तीन टाइप की क्वालिटी आ जाती है। पहला होता है फर्स्ट क्लास की ब्रिक, दूसरा होता है सेकंड क्लास की ब्रिक, तीसरा होता है थर्ड क्लास की ब्रिक। यानी भट्टे में आप ईंटे को जलाएंगे, किल्न में या क्लैंप में जलाएंगे, इसके बाद उन ब्रिक को तीन टाइप से आप क्लासीफाई करते हैं। तो देख लीजिए, टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये टेबल देखिए,
ब्रिक को, जो जली हुई ब्रिक होती है, उनको 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब इसमें क्या होता है ना कि 3-4 तरीके पढ़ने के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी लिखवा दो, सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। तो अपने पास टाइम कम है और हमें टू दी पॉइंट पढ़ने, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन बन जाए। टाइम के अभाव की वजह से इस टेबल को हम बनाए हैं। न केवल अभाव, बल्कि ऐसे ही पढ़ा जाता है। हमारा पढ़ने का तरीका ही भी ऐसे ही था। जब मैं पढ़ाई करता था, मैं क्या करता था, टेबल के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ता था। उससे क्या होता है ना, जो कंप्लीट 3-4 पेज का डेटा है ना, आधे पेज में आ जाता है, प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। जैसे आपने ब्रिक बनाया, अब वो आप ब्रिक को आपने जला दिया, जलाने के बाद उस ब्रिक को अलग अलग कैटेगरी अपन कैसे देते हैं, कुछ तो प्रॉपर्टी उसमें चेक करेंगे, इसके बाद ही हम देते हैं। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उसमें भी क्या था, सेक्शन था, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, आपकी जो परफॉर्मेंस होती थी उसके बेस पे कैटेगराइज करते थे, है ना। आपकी प्रॉपर्टी हो गई दरअसल आपकी परफॉर्मेंस। तो वैसे ही ब्रिक की प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में, है ना, मेगा पास्कल में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो सेकंड क्लास की ब्रिक होती है उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है उसकी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी देखेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास की ब्रिक में कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, कितना वाटर को सोख सकती है। ठीक है, अपन ब्रिक को लेते हैं, 24 घंटे तक पानी में डुबो देते हैं। पहला ब्रिक लेंगे, उसका वेट लेंगे, फिर ब्रिक को पानी में डुबो देते हैं 24 घंटे तक, उसका वेट लेते हैं। तो W2 माइनस W1 अपान W1 इंटू 100 करते थे। W2 क्या होता है, ऐसी ब्रिक का वेट जो वाटर को 24 घंटे में एब्जॉर्ब की है। W1 क्या होता है, ऐसी ब्रिक का वेट जो पहले सूखी ब्रिक का वेट था, सूखी ब्रिक का वेट था। अपन W2 माइनस W1 अपन W1 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन निकल के आ जाता है, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन निकल के आ जाता है। तो आगे हम देखेंगे अच्छे से। बट यहाँ देखिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास की ब्रिक में, सेकंड क्लास की ब्रिक में 22%, थर्ड क्लास की ब्रिक में 25%। ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है वो दिखती कैसी है, उसके जो सरफेस होते हैं बिल्कुल स्मूथ होते हैं, है ना, स्मूथ सरफेस होते हैं। अब यहाँ स्मूथ का मतलब ऐसा नहीं कि मोटार ही फिसल जाए, थोड़ा सा रफ रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा रफ नहीं रहेगा। जो शेप होता है ब्रिक का रेक्टेंगुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है गाइज, रेक्टेंगुलर शेप होता है। उसके जो आपके दोनों साइड की लेंथ होती है प्रॉपर पैरेलल होती है, सेम होती है। उसमें जो कॉर्नर होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं। जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक की प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक दिखती कैसी है, स्मूथ सरफेस होगा, रेक्टेंगुलर शेप होता है ना, पैरेलल होते हैं उसके दोनों, शार्प एंड स्ट्रेट एजेस होते हैं। जो कॉर्नर होते हैं स्क्वायर होते हैं। कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं। जो सेकंड क्लास की ब्रिक है उसमें थोड़ा बहुत क्रैक भी अलाउ रहता है, स्मॉल क्रैक होता है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन भी रहता है। जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है सॉफ्ट होती है, रेडिश येलो इन कलर। मान लो वो रेड कलर से क्या हुआ, थोड़ा सा येलो कलर में आ गई है, थोड़ा सा मुलायम टाइप की ब्रिक है, तो उसको अपन थर्ड क्लास में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं गाइज, थर्ड क्लास के अंदर डाल देते हैं। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के बारे में। अब इन बातों को आपको ध्यान में भी रखना होगा, आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये तीसरे क्लास की ब्रिक हो गई। फिर मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है वो टेबल मोल्डेड होती है, जिनको किल्न में जलाया जाता है। देखो दो टाइप की मोल्डिंग होती है, आगे देखेंगे। एक होता है हैंड मोल्डिंग, दूसरा होता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में एक होता है ग्राउंड मोल्डिंग, दूसरा होता है टेबल मोल्डिंग। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है वो टेबल मोल्डिंग होती है और इसको किल्न में जलाते हैं। जो सेकंड क्लास की ब्रिक होती है वो ग्राउंड मोल्डेड होता है, जिनको इसको भी किल्न में जलाते हैं लेकिन ग्राउंड मोल्डेड होता है। जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है ग्राउंड मोल्डेड होती है लेकिन क्लैंप में जलाते हैं। अब जो टर्म है किल्न, क्लैंप, टेबल, मोल्डेड, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट जब पढ़ेंगे ना 2-3 घंटे,
सब कुछ टर्म क्लियर हो जाएगा, बीच में बताएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, मिक्स टाइप में हो जाएगा, फीलिंग नहीं आ पाएगी आपको, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिए। अच्छा, यूज क्या होता है भैया, जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक है ना, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, कंचा ब्रिक होती है। इस कंचे ब्रिक को आप परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सुपीरियर वर्क में यूज कर सकते हैं, पॉइंटिंग वर्क में यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, जहाँ वर्षा का भी इफेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छी ब्रिक होती है। सेकंड क्लास की ब्रिक जो अपन यूज करते हैं जनरली, वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ अपने ब्रिक की चिनाई के साथ में अपने फर्स्ट क्लास का वहाँ क्या करते हैं, मेन प्लास्टर भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लास्टर भी कर देते हैं, अपन यूज वहाँ करते हैं। आरबी वर्क में यूज करते हैं, हिडन मेशनरी वर्क में यूज करते हैं, है ना, जो अंदर की दीवारें होती है, पार्शियल दीवारें होती हैं, वहाँ भी यूज कर सकते हैं। जो आपकी थर्ड क्लास की ब्रिक होती है, बिल्कुल भैया ये बहुत, अब सिंपल सी बात है यार, इसकी जो स्ट्रेंथ ही बहुत कम होती है, वाटर ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, तो इस ब्रिक को अपन अनइम्पोर्टेंट टेम्परेरी स्ट्रक्चर में करेंगे, उन स्ट्रक्चर में जहाँ वो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होते, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, वहाँ अपन थर्ड क्लास की ब्रिक का यूज कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक को मैंने जो जनरल टाइप से था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने आपको बता दिया, इनको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। खास के इंपॉर्टेंट है वाला 2 पॉइंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, मेकिंग प्रोसेस, ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब स्पेशल कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं, टाइप ऑफ ब्रिक से लिए गए हैं, इनको स्पेशल पॉइंट करके मैंने दिया ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे। मैंने 3 टाइप की ब्रिक पढ़ लिया, अगले टाइप की अपन होती है फोर्थ क्लास की ब्रिक। फोर्थ क्लास की ब्रिक को भैया बोलते हैं झामा ब्रिक, क्या बोलते हैं, झामा ब्रिक, और इसका दूसरा नाम होता है ज़्यादा जली हुई ईंटें। आपने पूरी जली हुई ईंटें देखा, आपने जली ईंटें देखा, आप वही ब्रिक देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा जली हुई है, ओवर बर्न है ना, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा सिल्का वगैरह क्या हुआ, पिघल गया हुआ है, पिघल गया है, आपने देखा भी होगा, आप इमेज देखना गूगल पे कैसे दिखती है ब्रिक, तो ओवर ब्रंट ब्रिक होती है। अब इसका यूज क्या करेंगे, स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, लेकिन पूरा मतलब वो शेप ही बिगड़ गया, आप इसको मैशनरी वर्क में यूज ही नहीं कर सकते, तो उसको तोड़ करके बैलाफ्ट के फॉर्म में फाउंडेशन में यूज करते हैं, या फिर लाइम कंक्रीटिंग में थोड़ा बहुत कभी यूज कर लेते हैं, पार्टिकल तोड़ तोड़ करके, है ना, या फिर इसका फाउंडेशन में जनरल यूज होता है इसके बैलाफ्ट का। ये फोर्थ क्लास की ब्रिक के बारे में जानिए, फोर्थ क्लास की ब्रिक के बारे में। और एक स्पेशल टाइप की ब्रिक यहाँ पास लिखा है हैवी ड्यूटी ब्रिक, हैवी ड्यूटी ब्रिक 2 पढ़ लीजिए, बाकी की बाद में देख लेंगे। हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होती है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, पर कुछ वैल्यू तो होगी ना, बता दीजिए। 40 न्यूटन पर mm² होती है, कितनी होती है, 40 न्यूटन पर mm² होती है। इसका अपन यूज करते हैं ब्रिज वगैरह में करते हैं, है ना, जो आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती हैं, औद्योगिक भवन होते हैं, उनके फाउंडेशन को बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट होती है बहुत कम होती है, 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, सही बात है ना। अच्छा, तो एक कोड क्या है, इस कोड के बारे में ध्यान रखिए। अब आपसे कोड पूछेगा कि जो हैवी ड्यूटी ब्रिक होती है उस किस कोड के बेस पे बनाई जाती है, इंडियन स्टैंडर्ड 2180, इंडियन स्टैंडर्ड 2180। भैया एक चीज़ और बता देते हैं आपको, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आपको जो मैं कोड मार्क आउट करवाता हूँ ना, ये होंगे 10-15 कोड हो जाएंगे लास्ट तक, इनको अच्छे से अलग अलग करके लिख लेना, बहुत काम की चीज़ होगी, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जिनको कोई भी ध्यान में नहीं रखता, आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो हैवी ड्यूटी ब्रिक उसे बोलते हैं जिसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 40 न्यूटन पर mm² होती है, जिसका यूज अपन ब्रिज में करते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के फाउंडेशन बनाने में करते हैं। इसके अंदर जो वाटर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है ना, 10% ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं करती। और जो कोड होता है भैया इंडियन स्टैंडर्ड 2180 होता है। तो ये आपके हैवी ड्यूटी ब्रिक के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है। आई होप आपको क्लास याद हो गई होगी, आपको क्लास याद हो गई होगी, तो ठीक है, इसको समझिए। अगला आपका है फोर्थ टाइप, मतलब अगला पॉइंट समझ लीजिए इसको, अगला पॉइंट है स्पेशल टाइप की ब्रिक के बारे में, रिफ्रैक्टरी ब्रिक। और रिफ्रैक्टरी ब्रिक की कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए थोड़ा सा जिक्र करेंगे यहाँ पास, ठीक है, थोड़ा सा जिक्र करेंगे। जो ये ब्रिक होती है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकती है, ये 1800 डिग्री टेम्परेचर को भी रजिस्ट कर सकती है आपकी जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है। हालांकि एक टॉपिक आएगा स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक,
वहाँ बहुत सारे ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, तो इनको फिर से अपन रिपीट करवा देंगे। बट थोड़ा सा ध्यान में रखिए, रिफ्रैक्टरी ब्रिक ऐसी ब्रिक होती है जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकती है। 1800 डिग्री सेल्सियस पे ना तो सॉफ्ट होती है ना तो मेल्ट होती है। और इसकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मिनिमम एवरेज, वो आपको 32 पॉइंट न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 32.32.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है। ठीक है, 32.5। जो वाटर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है, लिमिट लग जाती है भैया। ये 4 से 10% होती है, 4 से 10% होती है। बस इतना ध्यान में रख लीजिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में। तो आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक वाला टॉपिक मोटा मोटा कंप्लीट होता है, जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। यदि इतना भी ध्यान में रखते हैं ना, तो आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको कर लेंगे, साथ ही साथ अदर क्वेश्चन को भी आप कर पाएंगे। अपना अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक। अब गुड ब्रिक की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? हमने देखा था कि जो मिट्टी से आप ब्रिक बनाते हैं, उस मिट्टी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए। अब आपने ब्रिक बना ली है तो उस अच्छी वाली ब्रिक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वही जो मैंने पढ़ा है वही सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जो ब्रिक की साइज है यूनिफॉर्म साइज होनी चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म साइज होनी चाहिए। जो साइड्स हैं पैरेलल होने चाहिए। शार्प क्या होते हैं? जो शार्प एजेस होते हैं, मैंने बताया था ना कि प्रॉपर जो लेंथ होती है वो पैरेलल एक दूसरे की होगी। कॉर्नर कैसे होंगे भाई? शार्प होंगे, है ना, स्क्वायर कॉर्नर होंगे, प्रॉपर शार्प होते हैं। सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा, है ना, रफ रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ भी नहीं रहेगा ना बहुत स्मूथ रहेगा। ऐसा रहेगा कि मोटार की प्रॉपर बॉन्डिंग बन पाए। जो ब्रिक होती है उस ब्रिक में आपका न तो कोई स्टोन के पार्टिकल होंगे, न तो कोई ऑर्गेनिक मेटल होगा, न तो कोई ग्रेवल के पार्टिकल होंगे। ठीक है, इट शुड नॉट टू बी मच स्मूथ, है ना, वही चीज़ लिखा हुआ कि ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो मोटार है फ्लिप करेगा। ठीक है, यदि आप उस ब्रिक के ऊपर अपने जो नाखून होते हैं, जो नेल होते हैं, उसे स्क्रैच मारते हैं, है ना, खिरोचते हैं, तो कोई भैया खिरोच नहीं दिखना चाहिए, कोई इंप्रेशन नहीं दिखना चाहिए फर्स्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब दो ब्रिक को टकराते हैं आपस में तो एक जो घंटी बजाते हैं ना, मेटालिक साउंड, मेटल में जो साउंड आती है वो साउंड आनी चाहिए। वो क्या है? साउंड भी आनी चाहिए। अच्छा चलिए, मेटल क्या होते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं? बताइए कमेंट करके आप लोग। वाटर एब्जॉर्प्शन, है ना, मेटल की बात आ गई क्योंकि अभी केमिस्ट्री क्लास चल रही थी आपकी, है ना, तो बातें ध्यान में आ गई इसलिए मैं पूछ लिया हूँ आपसे। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20%, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कफिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। कई बार 10 लिखा रहता है, कई बार 10.5, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, दोनों सही है। ठीक है, जो कलर होता है रेड कलर प्रॉपर होना चाहिए, है ना, प्रॉपर रेड कलर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है गुड ब्रिक की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार उसे भी सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई याद करने वाली चीज़ें थोड़ी हैं। 2 पॉइंट थे आपके जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में था, इनको ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे आपके। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला हम टॉपिक देखेंगे कि हम ब्रिक को कैसे बनाते हैं। हम ब्रिक को कैसे बनाते हैं उसके बारे में अच्छे से हम देखेंगे, क्या प्रोसेस होती है ब्रिक को बनाने के बारे में। जैसे ये चीज़ें क्या सिखाते हैं जब आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं ना, वो चीज़ें आपको क्या सिखाती हैं? वो आपको सिखाती है एक मैनर। जैसे मैंने सारे पॉइंट लिख दिए, टॉपिक लिख दिए, तो एक एक करके टॉपिक अपन स्टडी करेंगे। वैसे ही ब्रिक को बनाने का एक प्रॉपर मैनर होता है, प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को मैंने इस पेज में संजोया है, इसको देखिए। सबसे पहले आप ब्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको मिट्टी चाहिए होगी, तो मिट्टी की तैयारी करेंगे, है ना, मिट्टी की तैयारी करेंगे तो हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्या लिखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब इस प्रिपरेशन आप कैसे करें, मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले उस ज़मीन में जाएंगे। लेट्स सपोज ये आपकी लैंड है, इस लैंड में जा करके आपको ब्रिक बनानी है, तो आप क्या करेंगे? इसके जो टॉप सरफेस होते हैं ना, टॉप सरफेस में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उनको हटाना पड़ेगा। तो टॉप की 200 mm लेयर को रिमूव कर देंगे, ताकि जो गंदगी, जो इम्प्योरिटीज है, सब कुछ हट जाए, उसको हटा देंगे। अब आपने मान लीजिए 200 mm को हटा दिया। हटाने के बाद क्या करेंगे? मिट्टी को खोदेंगे। मिट्टी क्या करते हैं? खोदेंगे। तो जो आपने टॉप के 200 mm लेयर को हटाया ना, उसे बोलते हैं अनफॉइलिंग। फिर क्या करेंगे? मिट्टी खोदेंगे। मिट्टी खोदने के बाद उसके अंदर उसको क्लीन करेंगे। मान लो उसके अंदर पार्टिकल हैं, उसके अंदर ग्रेवल हैं, पेबल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो भी हैं, उसको हटाएंगे, है ना, उसको हटा देंगे, क्लीनिंग करेंगे।
क्लीनिंग करने के बाद मान लो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हैं तो उसको छोटा छोटा करते हैं, तोड़ देते हैं, ये सब क्लीनिंग में आ जाएगा। फिर उस मिट्टी को फैला देते हैं। उस मिट्टी को क्या करेंगे, उस मिट्टी को फैला देंगे पूरे ऐसे ग्राउंड में, ठीक है, ढेर बना के फैला देते हैं, जैसे मैं यहाँ फैला रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग, है ना। ये मिट्टी को फैला देते हैं। मिट्टी को फैलाने के बाद जो मिट्टी को फैला देते हैं ना, अब फैलाने से क्या होगा, प्रॉपर उसको एटमॉस्फेयर में, है ना, प्रॉपर एटमॉस्फेयर में रहेगी, प्रॉपर हवा मिलेगी, तो इससे दो होते हैं, तो स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट होती है और प्लास्टिसिटी इंप्रूवमेंट होती है। ये 4 से 6 वीक के लिए किया जाता है, 4 से 6 वीक के लिए। आपने मिट्टी को फिर वेदरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेदर की इफेक्ट में आपने छोड़ दिया, है ना, वेदर की इफेक्ट में आपने छोड़ दिया, तभी वेदर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी उसके अंदर आती है, यानी स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्लास्टिसिटी बढ़ती है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका काम ये होगा कि ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक जो आपकी मिट्टी है, इस मिट्टी से हम जो ब्रिक बनाने वाले हैं, तो क्या उसके अंदर वो क्वांटिटी इंग्रेडिएंट हैं जो चाहिए होते हैं, आप चेक करेंगे। ये दो इंग्रेडिएंट नहीं है तो जो इंग्रेडिएंट की कमी होती है, आपको जो मिलाना होता है उसको मिला देते हैं। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं उनको मिलाया जाता है। आपने इंग्रेडिएंट मिला दिया, अब आपकी जो मिट्टी है रेडी है। फिर उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। क्या करेंगे भैया, पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे। जब वाटर डालते हैं तो बोलते हैं टेम्परिंग। क्या बोलते हैं भैया, टेम्परिंग। अब वाटर डालने के बाद उसको मिक्स भी करना होता है ना, मिक्स करना होता है। तो एक तो दो तरीके हैं, एक तो उसको पैर से रौनते हैं, आप देखे होंगे पैर से रौनते हैं। ये थोड़ा बहुत ब्रिक है, 2-4-10 हज़ार बनाना है तो अपन कर सकते हैं इसको। लेकिन यदि आपको 1 लाख ईंटा बनाना है, 2 लाख ईंटें बनानी है, 2 लाख ब्रिक्स बनानी है, ठीक है, तो भैया क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसके लिए अपन को पग मिल का यूज करना पड़ेगा, मशीन को यूज करना पड़ेगा। एक मशीन आती है जिसका नाम होता है पग मिल, प्रॉपर तरीके से जिसमें मिट्टी की मिक्सिंग हो जाती है, प्रॉपर तरीके से मिट्टी की मिक्सिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इन बातों को अच्छे समझ पा रहे होंगे। क्योंकि यार ये जो गाँव में यदि आप रहे होंगे तो आप सब देखे भी होंगे अपनी आँखों से, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये सिंपल चीज़ें होती है, ध्यान में रखनी होती हैं, देखे होते सबको पता होता है। तो पग मिल का यूज कहाँ करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा, टेम्परिंग में करते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए करते हैं। अब आप प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद टेम्परिंग को 2 शब्द से नाम जाना जाता है, नीडिंग भी बोलते हैं, KNEADING, नीडिंग बोलते हैं, है ना, टेम्परिंग कहिए फिर नीडिंग कहिए। अब आप मिट्टी को प्रॉपर मिक्स कर लिए हैं, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसको मोल्डिंग करेंगे, है ना, सांचे में डाल करके ब्रिक का शेप देंगे, सांचे में डाल करके ब्रिक को शेप देंगे। ब्रिक का शेप देने के बाद उसको सुखवाएंगे, ड्राई करेंगे, फिर जलाएंगे। जलाने के बाद यानी बर्निंग करेंगे तो हमें ब्रिक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, ब्रिक मिल जाएगा। तो ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया क्या होते हैं। अपन मोल्डिंग को अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा, मोल्डिंग क्या होता है, बर्निंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब ब्रिक को प्रॉपर शेप देने के 2 तरीके होते हैं, मोल्डिंग के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है, आपको यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ खाली स्पेस में तो समझ में आ जाएगा। ऊपर इसमें PDF में लिखा है, आप समझ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट अ मिनट। एक तो आपका होता है हैंड मोल्डिंग। क्या होता है भैया, हैंड मोल्डिंग। क्या होता है, हैंड मोल्डिंग। दूसरा आपका होता है मशीन मोल्डिंग। क्या होता है, मशीन मोल्डिंग। अब हैंड मोल्डिंग कब करते हैं, मशीन मोल्डिंग कब करते हैं, देखो हैंड मोल्डिंग तब करते हैं जब अपन स्मॉल स्केल का प्रोजेक्ट होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक होती है ना, उस केस में हैंड मोल्डिंग करेंगे। मशीन मोल्डिंग तब करते हैं जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रिक बनानी होती है। अब हैंड मोल्डिंग में भी 2 टाइप के होता है, एक होता है आपका टेबल मोल्डेड, दूसरा होता है ग्राउंड मोल्डेड। भैया जो टेबल मोल्डेड होता है ना, टेबल होती है 2 मीटर इंटू 1 मीटर साइज की टेबल होती है। इस टेबल पे सांचे के द्वारा ब्रिक को बना के रखा जाता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ टेबल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड को प्रॉपर साफ कर लेंगे, यूनिफॉर्म कर लेंगे, है ना, ग्राउंड को, और वहाँ ब्रिक बना देते हैं। ये आपका होता है ग्राउंड मोल्डिंग। क्या होता है, ग्राउंड मोल्डिंग। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ऊपर आप देख लेना। अच्छा, मशीन मोल्डिंग मैंने बताया लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रिक के लिए होता है। तो 2 टाइप की मशीन अपन यूज करते हैं, एक होता है प्लास्टिक क्ले मशीन, दूसरा होता है ड्राई क्ले मशीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए जो प्लास्टिक क्ले मशीन होती है इसमें क्या करते हैं, जो ब्रिक होती है, जो आपकी मिट्टी होती है ना, टेम्परिंग क्या होता है, टेम्परिंग के टाइम में पानी डाल देते हैं, टेम्परिंग के टाइम में पानी डालते हैं। तो पानी डाल करके, है ना, मिट्टी के अंदर पानी डाल करके मशीन में डाल देते हैं, फिर ब्रिक बन के निकलती है प्रॉपर शेप में, है ना, मोल्ड हो करके।
और जो ड्राई क्ले मशीन होती है इसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो आप ब्रिक को डाल देंगे, है ना। यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया था, ब्लेंडिंग करना, ब्लेंडिंग करने के बाद मिट्टी को आप मशीन के अंदर डाल देंगे, फिर बाद में पानी डालते हैं। प्लास्टिक क्ले मशीन के अंदर साथ में पानी डालते हैं, एक साथ मिक्स करके डालते हैं, है ना। मिक्स करके पहले मिट्टी डालते हैं ड्राई क्ले मशीन में, बाद में पानी डालते हैं। तो इन दोनों के बारे में ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ इज आल्सो कॉल्ड पगिंग या नीडिंग, बता ही दिया। टेम्परिंग के अंदर टेम्परिंग का दूसरा नाम नीडिंग होता है, और इसके अंदर पग मिल का यूज करते हैं, फिर पगिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पगिंग भी बोलते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अच्छा, जो मोल्ड होता है सर, है ना, जो अपन हैंड मोल्डिंग करते हैं, तो मोल्ड की साइज क्या होती है भैया, मोल्ड की साइज थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। जो ब्रिक की साइज होती है ना, ब्रिक की साइज से 8 से 12% ज़्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि ब्रिक में क्या होता है, आपके भैया ब्रिक रफ ब्रिक है, इसके अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर है तो फ्रिंक होगी, जब फ्रिंक होगी तो साइज छोटी हो जाएगी। यदि एक्चुअल शेप रखेंगे तो थोड़ा सा शेप ज़्यादा रखेंगे। यदि आप 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर के वो ब्रिक चाहिए, और इसी शेप का आपने मोल्ड रख दिया भैया, अब इस शेप का मोल्ड रख देंगे तो ब्रिक की साइज जो फ्रिंक होगी तो 16-17 में आ जाएगी। थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, 8 से 10% बढ़ा के रखते हैं, 8 से 10% बढ़ा के रखते हैं। और जब सांचे के अंदर मिट्टी को डालते हैं, ब्रिक बनाते हैं, यानी मोल्ड के अंदर जब मिट्टी को डालते हैं, ब्रिक बनाते हैं, तो मिट्टी चिपक जाएगी। और लकड़ी का सांचा होता है, जनरली शीशम का यूज़ करते हैं, शीशम की लकड़ी होती है, तो वो क्या होगा, जो आपके सांचा होता है, ब्रिक मोल्ड होता है, वो चिपक जाएगी। तो चिपके ना इसलिए क्या करेंगे, उसके अंदर सैंड स्प्रिंकल कर देते हैं। क्या करते हैं, सैंड स्प्रिंकल्ड कर देते हैं। अच्छा, आपने काम कर लिया, आपने ब्रिक मोल्डिंग कर ली, ब्रिक आपने बना ली, फिर आप क्या करेंगे भैया, सुखवाना भी तो पड़ेगा, सुखवाना पड़ेगा। क्यों, ड्राइंग यदि आप नहीं करेंगे, यदि आप ब्रिक को सुखाएंगे नहीं, ड्राइंग नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होता है, क्रैक आ जाता है। क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है जब ब्रिक को अपन जलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होगा, ब्रिक डिस्टॉर्टेड हो जाती है, शेप बदल जाता है। तो दो टाइप की ड्राइंग होती है, एक तो होता है कि आप 5 से 7 दिन तक, है ना, 4 से 5 दिन तक धूप में रख दो, कड़ाके की धूप है, गर्मी का टाइम होगा तो बहुत जल्दी सूख जाएगी, इसे बोलते हैं नेचुरल ड्राइंग। दूसरा क्या है, मान लो रेनी सीजन है, बारिश है, प्रॉपर धूप नहीं है, उस केस में अपन आर्टिफिशियल ड्राइंग यूज में लाते हैं। आर्टिफिशियल ड्राइंग में भी होता है हार्ड फ्लोर ड्रायर और टनल ड्रायर। जब नाम ध्यान में रखिए, समझ लीजिए कुछ आर्टिफिशियल ड्राइंग करते हैं, है ना, उसके अंदर हार्ड गैसेस डाली जाती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी मॉइस्चर को रिलीज कर पाएँ, मॉइस्चर को रिलीज कर पाएँ। अच्छा, जो ब्रिक होती है ना, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन वेट ब्रिक, जो गीली ब्रिक होती है कितने परसेंट मॉइस्चर होता है, 7 से 30% होता है, 7 से 30% होता है, ठीक है। अच्छा, ओपन एटमॉस्फेयर में ब्रिक को ड्राई करने का कितना टाइम चाहिए, 4 से 5 दिन। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ ब्रिक इन ओपन एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर में ब्रिक को आपने रख दिया ताकि वो ड्राई हो जाए, उसे बोलते हैं हाकिंग। क्या बोलते हैं, हाकिंग। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ब्रिक को आपने प्रॉपर तरीके से ड्राई कर लिया, अब उस ब्रिक को में जलाना होगा, बर्निंग करनी होगी। तो बर्निंग करने के दो तरीके हैं, है ना, भट्टी में एक तो यदि मान लीजिए स्मॉल क्वांटिटी है, क्या भैया, स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी केस में अपन यूज कर सकते हैं क्लैंप का। किसका यूज कर सकते हैं, क्लैंप का। यदि मान लो लार्ज क्वांटिटी है तो उस केस में यूज करते हैं किल्न का। इतना ध्यान में रखिए, लार्ज क्वांटिटी तो किल्न का यूज करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी होती है तो क्लैंप का यूज करते हैं। अब जो आपका किल्न होता है, वो किल्न भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमीडिएट इलाहाबादी किल्न बोलते हैं, दूसरा होता है कंटिन्यूअस किल्न। अब कंटिन्यूअस किल्न में 3 टाइप के होते हैं, बुल ट्रेंच किल्न, हॉफमैन किल्न, टनल किल्न। जो बुल ट्रेंच होता है सेमी कंटिन्यूअस होता है, हॉफमैन होता है कंटिन्यूअस होता है। तो यदि आप कुछ भी ध्यान में ना रखें, दो चीज़ें ध्यान में रखें, जो क्लैंप होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक के लिए होता है, किल्न होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रिक के लिए। दो टाइप का होता है, इंटरमीडिएट होता है एंड कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, कंटिन्यूअस में 3 टाइप के होते हैं, बुल ट्रेंच, हॉफमैन एंड टनल। यदि आप इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हैं और कुछ भी डिटेल में याद नहीं रखते क्या होता है क्या नहीं होता, तब भी आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। आज के लेक्चर को अपन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, यदि आप ऐप पे देख रहे हैं, तो आप भी हमें रिव्यू नंबर पे दीजिएगा क्लास कैसी लगी, इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चों को कुछ अलग तरीके समझ में आती चीज़ें।
लेकिन हमें कई साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है कि यदि हम ग्राउंड लेवल पे आके पढ़ाएंगे आपको, तो आपको चीज़ें समझ में भली भांति आएंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बैच अभी स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं।